हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट पे हमने बेसिकली रजिस्टिविटी तक कवर कर लिया था। इस सेकंड पार्ट में चलिए देख लेते हैं क्या क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो इसको हम समझेंगे कि रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसका वोल्टेज और करंट पर क्या इफेक्ट होता है, और पैरेलल में वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट होता है अगर रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अरेंज करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहला जो टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीरीज का मतलब होता है कि जब रजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, यानी कि अगर ये एक तार है, यहाँ पे एक बीच में रजिस्टर जोड़ दिया जाए, अब इसके दूसरे एंड से एक और रजिस्टर इस तरीके से जोड़ दिया जाए, और तीसरे एंड से फिर एक और ये ऐसे जो है इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स अगर हम जोड़ते हैं, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इस तरीके से जब रजिस्टर्स को अरेंज किया जाता है तो इसको बोला जाता है रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि आप ये सर्किट देख सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे करंट जो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर्स जब सीरीज में होते हैं तो टोटल करंट यहाँ पे चेंज नहीं होता है, यानी कि अक्रॉस द रजिस्टर्स करंट की वैल्यू सेम रहती है। अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई होगा, इधर भी आई होगा। ठीक है, और ये आई रहता है, डिवाइड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो हर एक रजिस्टर के बाद ड्रॉप हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो V आएगी। ठीक है, ये V आएगी, लेकिन यहाँ पे जाते जाते वो घट जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो V नई वाली V रहेगी वो आगे जाके फिर से घट जाएगी और लास्ट में फिर से घट जाएगी। तो इन तीनों को जोड़ने पे ओवरऑल जो वोल्टेज आएगी वो इसके बराबर आएगी। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर RS से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन ये आता कैसे, इसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि करंट जो है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि करंट हमेशा हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में सेम रहता है ना, करंट चेंज नहीं होता, लेकिन जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है, वो चेंज होती है। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होगी वो बनेगी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो अगर इसमें हम ओम्स लॉ का यूज करें, है ना, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू IR है तो V1 कितना हो जाएगा, I इंटू R1, V2 I इंटू R2 एंड V3 I इंटू R3। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि I हमने यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं लिया क्योंकि हर एक रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हुई है। और जब हम इसमें देखते हैं कि I यहाँ पे भी सेम है, तो दोनों साइड की जो I है वो कैंसिल हो जाती है और हमारे पास बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि दोनों साइड का जो आई है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जब रजिस्टर्स को सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। एग्जांपल के लिए सपोज R1 R2 और R3 तीनों की वैल्यू सेम है, 10 ओम के बराबर है, तो इनको अगर सीधे जोड़ेंगे तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30। तो ये 30 ओम हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के हिसाब से वो 3 टाइम्स यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसका यूज कहाँ पे होता है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है जब हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है किसी सर्किट में, तो हम रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई सर्किट, यहाँ पे अगर एक एग्जांपल है कि हमें एक सर्किट में रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, एक 6 ओम है, एक 4 ओम है और एक यहाँ पे 5 ओम है, इस तरीके से है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बताइए जो R इक्विवेलेंट होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 15 ओम के बराबर होगा। तो ओवरऑल ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब वायर में इस तरीके से हो कि ये वायर है, यहाँ पे एक वायर इधर कनेक्ट कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, अब इन तीनों वायर में 3 रजिस्टर इस तरीके से जोड़ दिए, इस तरीके से आगे जाके तीनों को फिर से एक पॉइंट पे ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से, और फिर ये आगे चला गया। तो ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे आ रहा था, यानी कि इस सर्किट में जो I की वैल्यू आ रही है वो अब इन तीनों पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है। I1 इधर चली जाती है, I2 इधर और I3 यहाँ पे चली जाती है। तो ये I1 हो जाता है, यहाँ पे ये I2 हो जाता है और ये यहाँ पे I3। आगे चल के ये फिर से यहाँ पे फिर से I हो जाता है इसको जुड़ने के बाद। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम ओम्स लॉ लगा के देखें तो ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I की वैल्यू कितनी होती है, V अपॉन R। तो यहाँ पे ये जो I है ये हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वोल्टेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है, वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि इस वायर में भी वोल्टेज
V होगी, इसमें भी V होगी और इसमें भी V होगी, ठीक है। तो वोल्टेज सेम होती है तो यहाँ पे V होगा, I1 के लिए भी ये V होगा और यहाँ पे R1 हो जाएगा, फिर से V अपॉन R2, फिर से V अपॉन R3, ठीक है। और यहां से हमें क्या मिलेगा, V दोनों में कॉमन है तो V अपॉन R इक्वल्स टू V कॉमन लेंगे और 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इस तरीके से हो जाएगा। V से V कैंसिल होगा और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या पॉइंट है मेन, कि जो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज कैसे होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज मेरे पास 10 ओम के 3 रजिस्टर हैं, 10 ओम के 3 रजिस्टर हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, ये हो जाएगा 3 अपॉन 10, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3, ठीक है, 10 अपॉन 3 ओम। यानी कि पहले मेरे पास 10 ओम के 3 रजिस्टर थे, अगर उनको मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ 1/3 रेजिस्टेंस यहाँ पे बचेगा। वहीं अगर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा होता तो ये क्या होता, तो ये यहाँ पे 30 ओम के बराबर होता है, यानी कि इसका 3 टाइम्स होता, यानी कि वहां पे इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस और यहाँ पे सेम रेशियो में डिक्रीज हो रहा है। जितने नंबर ऑफ रजिस्टर, सपोज एग्जांपल के लिए सारे रजिस्टर्स की वैल्यू 10 ओम है या फिर कुछ भी हो सकती है, सब सेम है, तो उस केस में नंबर ऑफ रजिस्टर्स जितने हैं तो उस हिसाब से अगर सीरीज है तो एक रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस है उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स की मल्टीप्लाई करने से टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहीं पे पैरेलल में अगर बात करें तो नंबर ऑफ रजिस्टर, सपोज यहाँ पे 3 थे तो एक का जो रेजिस्टेंस था वो 10 था, तो 3 यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, 3 से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे 100 रजिस्टर्स भी होंगे तो इसको 100 से डिवाइड हम कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो रजिस्टर की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमको अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये यूज कहां पे होता है, तो बेसिकली ये घरों में यूज होता है। घरों में क्यों, क्योंकि घरों में हमें 220 वोल्ट की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं वो 220 वोल्ट के हिसाब से डिजाइन किए हुए होते हैं। अगर उनको अलग अलग वोल्टेज मिलेगी तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली वहां पे ऑपरेट की जा सके। अगर कोई एक चीज खराब होती है तो उससे वोल्टेज की वैल्यू चेंज ना हो, वोल्टेज सेम रहे, चाहे एक चीज चले चाहे 100 चीज चले, वहां पे वोल्टेज सेम रहनी चाहिए। इसी कारण से जो घरों की वायरिंग होती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है, ना कि सीरीज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कौन सा यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर फीचर की बात करें यानी कि करंट की बात करें तो सीरीज में सेम रहता है, तो कहीं अगर हमें सेम करंट चाहिए अक्रॉस द रजिस्टर्स तो हम सीरीज यूज करेंगे, लेकिन पैरेलल में ये कम होता जाता है, ठीक है, पैरेलल में ये घटता जाता है, डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है रजिस्टर्स में डिवाइड होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सेम रहती है। वहीं पे टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सीरीज में इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि वहां पे 10 का 30 हो गया अगर 3 रजिस्टर जुड़े, और यहाँ पे 10 का 10/3 हो गया अगर हमने 3 रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट किए पैरेलल में, ठीक है। तो सेम रेशियो में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ सेम रेशियो में ये डिवाइड हो जाता है। अप्लायंस बिहेवियर की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी के सभी, अगर मान लिया सीरीज में कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं रजिस्टर, तो यहाँ पे अगर ये डैमेज हो जाता है यानी कि इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो आगे करंट ट्रेवल ही नहीं करेगा। आगे की जितनी भी डिवाइसेज हैं, सपोज यहाँ पे एक बल्ब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ और टीवी या फैन कुछ जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये खराब हो गया तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो सीरीज का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये भी रीजन है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है घरों में जो वायरिंग होती है उसके लिए, घर हो चाहे फैक्ट्री ऑफिस सभी जगह पे। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सही चीज है कि अगर एक खराब हो गया तो उससे बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, मान लिया ये वाला फेल हो गया, इसमें कुछ डैमेज हो गया, तार टूट गया, कुछ भी हो गया, तो इसका करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन बाकी के जो दो हैं उनको सप्लाई मिलती रहेंगी और वो काम करेंगे। तो इसलिए पैरेलल हमेशा यहाँ पे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। तो होम सर्किट्स में पैरेलल को इसी वजह से हम प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की। यहाँ पे बोला है कि 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कि यहाँ पे ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम है। तो सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 2 + 3 + 5 यानी कि 10 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इतना होगा। वहीं अगर हम बात करें 6, 3 और 2 ओम, 6, 3 और 2 ओम के जो रजिस्टर हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे 6 है, ये 3 है
और ये यहाँ पे 2 है। तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो आप देखोगे कि पैरेलल में हमेशा जितना भी रजिस्टर होता है तो उनको जोड़ने पे हमेशा रेजिस्टेंस घटता है, जबकि सीरीज में ये हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ओम हो गया, यहाँ पे 10 ओम हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम हुआ। ओके, ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हम अलग से जो चैप्टर है वहां से प्रॉब्लम्स को लेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे उसमें सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे सभी की प्रॉब्लम्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, प्लस एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब तारों के बीच में फ्लो करता है तो उसकी वजह से तार जो है गर्म हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a high resistance wire like nichrome, the wire becomes hot and produces heat। यानी कि नाइक्रोम वायर कहां पे यूज होता है? जो घरों में हीटर होता है। ठीक है, घरों में जो हीटर होता है खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें ये यूज होता है। और ये मेल्ट भी नहीं होता क्योंकि ये एक एलॉय है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, और ये मेल्ट नहीं होता इसी वजह से हाई रेजिस्टेंस के कारण भी ये गर्म होने पर रेड हॉट हो जाता है, और उसके बाद ये हीट यहां से देता है, जिसको हम एनर्जी के तौर पे खाना पकाने में या बाकी चीजों में यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है आखिर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये एक तार का जूम्ड इन वर्जन है, यानी कि जूम किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि तार जो मेटल से बना होता है, और मेटल के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन से होते हैं? प्रोटॉन, और बाकी जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पे अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन क्योंकि कंडक्टर के अंदर दोनों ही होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके रास्ते में जब प्रोटॉन आ जाते हैं तो उनमें जब टक्कर लगती है, यानी कि जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से उनमें एनर्जी गेन होती है। ठीक है, और एनर्जी गेन होने की वजह से क्या होता है? यही एनर्जी फिर हीट एनर्जी के तौर पे वहां पे रिलीज होती है वायर के बाहर, और वायर जो है वहां पे गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इस वजह से होता है। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि द हीट H produced by an electric current I in time t across a resistor R is given by H equals to I square into RT। ठीक है, जहां पे H जो है हीट है, जूल्स में होती है, I करंट एम्पियर्स में, रेजिस्टेंस ओम्स में, और टाइम t सेकेंड्स में। ये सभी के सभी यहाँ पे SI यूनिट्स हैं। ठीक है, इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं वो हो सकती है यहाँ पे, अगर मैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर, और R को हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, R इक्वल्स टू यहाँ पे अगर मैं V अपॉन आई कर दूं और यहाँ पे रखूं तो V अपॉन आई इंटू टी, तो I से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और H इक्वल्स टू हो जाएगा V आई टी। तो ये एक इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, जहां पे हमारे पास वोल्टेज और करंट है और रेजिस्टेंस नहीं है किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हम I को भी चेंज कर सकते हैं, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है, I इक्वल्स टू यहाँ से V अपॉन आर होता है। तो यहाँ आई स्क्वायर की जगह अगर हम V अपॉन आर रखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन आर होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो ये आर इस पावर को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास बचेगा H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये शीट के 3-4 फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पे गिवन डेटा के हिसाब से हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इसको याद रखिए, इसी से सारे फॉर्मूले ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे हीट जो है, यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो क्या है? जो हमारा मेन फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इसके हिसाब से अगर देखें तो H जो है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एक तो हमें ये पॉइंट मिलता है, दूसरा हमें मिलता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो, यानी कि जितने ज्यादा टाइम तक किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उतना ही वो ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, अगर किसी तार के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा होगी, और करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो भी हीट ज्यादा होगी। इन तीनों को कंबाइन करके ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो मेन फॉर्मूला है वो यहाँ पे बना है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जो एप्लीकेशन है, सबसे मेन जो एप्लीकेशन है जो सभी घरों में पाई जाती है, मेनली जो गांव के घर होते हैं जहां पे बिजली की
उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि चोरी से ज्यादातर काम होता है वहां पे। तो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो है नाइक्रोम वायर होता है, तो नाइक्रोम वायर निकल और क्रोमियम से बना होता है, और ये एक अलॉय होता है। इसका टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, प्लस इसका रेजिस्टेंस भी काफी हाई होता है, ठीक है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये गर्म होता है, और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है तो ये मेल्ट भी नहीं होता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, जहां पे हीट को एज ए एनर्जी यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए, या फिर गीजर जो होते हैं उनमें भी कॉइल जो होती है उसमें भी सेम प्रिंसिपल काम करता है, पानी को गर्म करने के लिए, या फिर जो आयरन होती है प्रेस जिससे करते हैं हम कपड़ों पे, तो उसमें भी सेम ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। फिर बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब। तो पुराने टाइम में, आज के टाइम में भी आते हैं, जो पहले तो हर घर में जो है येलो कलर के जो बल्ब होते थे, जिनमें येलो यहाँ पे फिलामेंट लगा होता था टंगस्टन का, तो उसमें जो है वो पहले गर्म होता था और उसके बाद वो ग्लो करने लगता था, जिसकी वजह से लाइट चारों तरफ फैल जाती थी। तो ये भी एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशन है। फिर इसमें फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि कोई सर्किट है वहां पे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं तो बीच में एक इस तरीके का सेटअप होता है फ्यूज टाइप का, उसमें यहाँ पे एक वायर होता है जो कि एक ऐसे मेटल या मटेरियल से बना होता है, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा सा भी गर्म हो, यानी कि करंट थोड़ा सा भी ज्यादा यहाँ पे फ्लो करने लगे गलती से किसी फॉल्ट की वजह से या कैसे भी सप्लाई की वजह से, तो ये यहाँ से मेल्ट होकर टूट जाता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनमें आग लगने से बच जाती है, ठीक है। यानी कि वो खराब नहीं होते हैं, सिर्फ उसका फ्यूज उड़ता है। तो ये जो पतला तार है ये मेल्ट हो जाता है जब इसमें ज्यादा करंट पास होता है, और ज्यादा करंट की वजह से ये हीट होने के बाद पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है खुद टूटकर, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बात करते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या बोल रहा है, ये 11.7 एग्जांपल है एनसीईआरटी की बुक से। तो यहाँ पे बोला है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें रेजिस्टेंस 20 ओम का है और वो 220 वोल्ट की सप्लाई पे ऑपरेट होती है। तो वहां पे हीट प्रोड्यूस कितनी होगी अगर आयरन को 30 सेकंड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमको टी दे रखा है, यहाँ पे वी दे रखा है 220, और यहाँ पे आर भी दे रखा है 20 ओम, ठीक है। 20 ओम, ये 220 वोल्ट एंड ये 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे या तो इसको I इक्वल्स टू वी अपॉन आर करके जैसे इन्होंने किया है 11 एम्पियर निकाल के जो मेन फॉर्मूला है उसमें रख के कर दीजिए, या फिर हमारे पास V है, R है और T है, तो सीधा सीधा I को V यहाँ पे, तो H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला इसमें भी आप रख के कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे रखें तो 220 का स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये 11 1110 आ गया। अब 1110 और इसको करेंगे यानी कि 220 3 जा 660 इंटू 1110, तो ये दो जीरो हो गई यहाँ पे। 11 6 जा 66 एंड 11 6 66 प्लस 6 72। तो यहां से ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करने से पहले हम पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन मतलब टाइम रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि किसी यूनिट टाइम में कितना ज्यादा काम हो रहा है उससे पता चलता है पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, यानी कि जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी में उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और ये होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बन रही है, उसी को बोलते हैं पावर। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पे यूज की जा रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा जो हमने देखा यहाँ पे, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हो गया ये, और वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी पर यूनिट टाइम में वही यहाँ पे होगा। तो हमने देखा था कि एनर्जी यहाँ पे वी आई इंटू टी थी, ठीक है, वी आई टी थी, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे, तो वी आई एंड टी, और इसको टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू द करंट, ठीक है। पावर यहाँ पे वॉट में होगी, वोल्टेज वोल्ट में, और एम्पियर जो है करंट जो है वो एम्पियर्स में हो जाएगा। इसके अलावा इसके और भी फॉर्मूले बनेंगे, जैसे एच के फॉर्मूले, हीट के फॉर्मूले बने थे, तो इसके भी बन जाएंगे। तो P इक्वल्स टू वी इंटू आई को हम वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं वी को आई आर रख देता हूँ ओम्स लॉ के हिसाब से, वी इक्वल्स टू आई आर होता है और यहाँ पे आई है पहले से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर के एक फॉर्मूला ये हुआ P, और दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे।
ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे दे भी रखे हैं, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा यूनिट जो है पावर की वो क्या होती है, वॉट होती है। तो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वॉट, अगर पूछा जाए कि 1 वॉट किसके बराबर होती है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 वॉट पावर इज 1 वॉट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट 1 वोल्ट, यानी कि 1 एम्पियर का करंट जो है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे जब फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं 1 वॉट। ओके, तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी कि ये P हो गया, ये V हो गया और ये I हो गया। ठीक है, इसमें जो कॉमन यूनिट्स हैं वो किलोवाट और मेगावाट भी होती हैं। तो किलोवाट जो घरों में रीडिंग आती है वहां पे यूज होती है, या फिर घरों में जो अप्लायंस यूज करते हैं हम, जैसे कोई मोटर हो गई या फिर कोई इंडक्शन कुकर हो गया, तो वहां पे आप देखोगे कि 1000 वाट 2000 वाट इस तरह की रेटिंग होती है, तो वहां पे ये यूनिट यूज होती है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट और 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10⁻⁶ वाट्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसकी जो कमर्शियल यूनिट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होती है, पावर इंटू टाइम होती है, क्योंकि पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिट होती है जिसको हम घरों में बोलते हैं यूनिट, तो वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है किलोवाट आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोवाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, उसी को बोलते हैं किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर इन सेकेंड्स। तो 1 आवर इन सेकेंड इज 3600। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ओके, तो 1 घंटे में इतनी एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है। अब इसमें लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, आपने देखा होगा लिखा होता है, और इसमें करंट बताना है कि ये इसका करंट कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पावर दे रखी है, यहाँ पे पावर जो है 100 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू VI होता है, तो यहाँ से I इक्वल्स टू P अपॉन V हो गया, तो 100 अपॉन 220 तो 0.45 एम्पियर ये हो गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्योंकि हमें वोल्टेज दे रखी है तो R इक्वल्स टू V² अपॉन P हो गया यहाँ पे। ठीक है, R इक्वल्स टू V² अपॉन P। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, इस I को हमने V अपॉन R कर लिया, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला ये था P इक्वल्स टू V² अपॉन R, तो इस R को हम इधर ले गए और V² यहाँ से P नीचे आ गया, तो ये फॉर्मूला बना। तो इसमें V² रखा, यहाँ पे 100 रखा, करने पे आंसर आया 484 ओम। तो ये हमारे आंसर हो गए इसके। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, तो उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यूनिट होती है एम्पियर। वोल्टेज के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू IR होता है, यूनिट होती है वोल्ट। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से R इक्वल्स टू V अपॉन I, जो कि कांस्टेंट होता है, इसकी भी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, H इक्वल्स टू I² इंटू R इंटू T, तो यहाँ से एनर्जी जो है वो जूल में आती है। पावर फिर हमने पढ़ा, तो रेट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन, तो P इक्वल्स टू VIT अपॉन T, यानी कि VI आता है यहाँ पे, और इसको फिर हम I²R और V²R में भी लिख सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। और लास्ट में एनर्जी को पावर की फॉर्म में हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इक्वल्स टू P इंटू T, तो जिसकी यूनिट होती है P माने यहाँ पे वॉट और T माने टाइम, तो वॉट को यहाँ पे किलोवाट और टाइम को आवर में अगर लेते हैं तो इसकी एक यूनिट बनती है किलोवाट आवर या फिर जूल बनती है। ठीक है, किलोवाट आवर और जूल का क्या रिलेशन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, ये वाला। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, ये भी समझा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों एक बेटर ऑप्शन है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में बात की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट जो वायर की हीटिंग है वो क्यों होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने। फिर हमने पावर पे बात की और उस पर एक एक न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं वही न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने रिवाइज किए हैं। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ जहां पे हम सारे न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, जो कि अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी की बुक में एंड में जो दे रखे हैं, तो उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, सारे के सारे एक ही वीडियो में एंड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो क्लास 10th में हैं, और अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।